एमएसपी क्यों चाहिए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हर तरीके के उसका जस्टिफिकेशन आते रहे हैं। तो मेरा आर्गुमेंट ये था कि जब किसान बीज बोता है, when he sows the seed, उसके बाद उसका चॉइसेस खत्म हो जाती है। मतलब उस आई मीन ही और शी whoever it is, उनके चॉइसेस खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद देयर इज नथिंग लाइक स्टॉक मार्केट में जो होता है स्टॉप लॉस, कि जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप कुछ बेच सकते हैं, कुछ ट्रिगर कर सकते हैं। ये कुछ स्टॉप लॉस किसान के साथ नहीं हो सकता है। मतलब बीज बोने के बाद वो जब जब तक कटाई नहीं होगी और जब तक मार्केट में बेचेंगे नहीं, तब तक he or she is completely tied to that particular crop, and the only stop loss that you can do, मतलब, और आप जाके आगे ज्यादा इन्वेस्ट ना करके उसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई और फसल में आप जा नहीं सकते। तो मतलब वो एक चीज है। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी, किसान को ये जरूरी है कि जब बीज बोने के वक्त वो अल्टीमेटली क्या मिलेगा उसका एक अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि किसान छोटे भी है और वल्नरेबल भी है, और एग्रीकल्चरल मार्केट्स वोलेटाइल है। तो वल्नरेबिलिटी और वोलेटिलिटी साथ साथ में नहीं चल सकती है। आई मीन एक तो वो गरीबी में है, परेशानी में है, उसके ऊपर ये उछल कूद दामों का वो नहीं हो सकता है। दैट बेसिकली व्हाट जो खरीदार है, जो बायर है, उनको जब वो खरीदता है तो उनको दुनिया भर के इंफॉर्मेशन है। मतलब वो जाके ये बोल सकता है कि भाई उसको उसको मालूम है कि ओवरऑल क्रॉप एरिया कितना है, दाम इंटरनेशनली कितना है, मार्केट अराइवल्स क्या चल रहा है, और देयरफॉर वो 5 मिनट में वो मार्केट छोड़ के चला जा सकता है कि मुझे नहीं नहीं चाहिए, इस दाम है तो मैं खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। लेकिन किसान को वो है। दूसरा, किसान के साथ दूसरा मुद्दा ये है कि भाई वो तब तब नहीं बेचेगा तो अगले क्रॉप के लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा। सो मतलब ये एक धंधा है जिसमें एक बार आप चालू कर देंगे तो आपका कैश बाहर जाता ही रहेगा, एक ही बार में वापस आता है हार्वेस्ट टाइम पे, फिर अगेन आउटफ्लो है, और वो आउटफ्लो टाइमिंग के मुताबिक चलता है। तो ये वल्नरेबिलिटी है किसान का। तो ये दोनों के नजर एमएसपी जरूरी है, ताकि किसान को एक पता चले कि अंदाजा कि क्या मिलने वाला है। और ये सिर्फ इंडिकेटिव प्राइस होने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि इंडिकेटिव प्राइस से आप यू गो अहेड एंड टेक ए पोजीशन और बोएंगे, लेकिन जब मार्केट में जब आप इस एक्सपेक्टेशन पे जाएंगे कि ये दाम मिलने वाला है, उससे आधा दाम मिल रहा है, तो आपका पूरा नष्ट हो गया, पूरा नुकसान हो गया। तो इसलिए इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट एमएसपी इज ऑल्सो लीगली एनफोर्स्ड। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है मोटा मोटी। और उसमें एक गुलाटी साहब का एक छोटा सा इश्यू है कि भाई इससे फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें एक ही इश्यू है कि मार्केट इंटरवेंशन जब हम करते हैं और प्राइस डिटरमिन करते हैं थ्रू प्रोक्योरमेंट, ये जरूरी नहीं है कि सरकार को पूरा खरीदना चाहिए। अब जैसे गुलाटी साहब आर्ग्यू कर रहे हैं कि 6% ही किसान एमएसपी पे बेच रहे हैं, बट प्लीज रिमेंबर दैट ये 6% जो बेच रहे हैं, इट इज डिटरमिनिंग द प्राइसेस ऑफ द बेंचमार्क प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी अक्रॉस। जो पंजाब में हो रहा है, अब सुनने में आ रहा है कि बिहार के किसान पंजाब में आके बेच रहे हैं एमएसपी। क्यों बेच रहे हैं भाई? दैट्स एसेंशियली बिकॉज ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, और वो ऑप्शन अगर किसान को है तो बिहार का भी या यूपी का भी दाम बढ़ेगा। तो इंटरवेंशन 100% होना जरूरी नहीं है। इंटरवेंशन 7-8% अगर सरकार करेगी तो काफी है, वही प्राइस डिटरमिन करेगा। तो वो मुद्दा है ना। उसमें एक ही इश्यू है कि भाई इसमें बड़े किसान पूरा अपना दे देंगे और छोटे किसान को इसमें रितिका केरा जी का और सुधा नारायण का आर्गुमेंट था, हिंदू में एक लेख लिखे थे, उसमें वो बोल रहे हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि हर किसान से जो चाहे उतना जो वो बेचना चाहे उतना पूरा खरीदे। देयर कुड बी अ लिमिट अप टू व्हिच यू कैन बाय फ्रॉम ईच फार्मर।
और आजकल तो सबके पास आधार है और यू कैन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्वेलेंस, ये भी सर्वेलेंस कर सकते हैं कि एक बार बेचा है कि 2 बार बेचा है। तो ये फ्रेमवर्क है। यहाँ पे 2-3 चीज है स्ट्रेंथन करने के लिए। उसमें और मैं ये भी मानता हूं कि शायद 10-15 साल अगर एमएसपी इफेक्टिव रहा देश भर में, उसके बाद एमएसपी की जरूरत नहीं होगी शायद। क्योंकि जब दाम आप जो डिक्लेयर करते हैं एमएसपी से, उससे ज्यादा नेचुरली हो जाता है, तो एमएसपी का कोई मतलब नहीं बनता है मार्केट प्राइसेस। तो उसके लिए गुलाटी साहब और बाकी जो ये फार्म लॉस को सपोर्ट करने वाले जो एग्जाम्पल देते रहते हैं, वो दूध का देते रहते हैं। अब दूध दूध भी इतना स्टेबल नहीं है, लेकिन मोटा मोटी स्टेबल है। जैसे आप देखा कोविड के समय में, लॉकडाउन के समय में महाराष्ट्र में दूध अब रास्ते में किसान बहा रहे थे, लेकिन वो हर रोज नहीं होता है, और दूध का किसान का आत्महत्या के कहानियां या डिस्ट्रेस की कहानी नहीं आती। दूध में क्या हुआ है वही इसमें भी होना चाहिए। और सब यही मिसाल देते रहते हैं कि भाई फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, किसानों का अपना संस्था होना चाहिए, और दूध को देखिए कैसे सक्सेसफुल है। भाई दूध का सक्सेस के लिए 25 साल का अमूल का इन्वेस्टमेंट हुआ, और उसके बाद 25 साल का ऑपरेशन फ्लड का इन्वेस्टमेंट हुआ, 50 साल का कहानी। वो भी अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस लेवल का स्टेबिलिटी आने में 50 साल लगे दूध का, और वो भी 96 से मोटा मोटी स्टेबल है, हम बोल सकते हैं, जब ऑपरेशन फ्लड खत्म हुआ। मतलब उसमें ये 50 साल में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुआ? इन्वेस्टमेंट हुआ डायरिंग में, लाइफ स्टॉक इंप्रूवमेंट में, ब्रीड में, मिल्क प्रोसेसिंग में, और मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में, फैक्ट्रियां लगाने में, कोल्ड चेन लगाने में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगाने में। ये बहुत लंबी कहानी है। आप आज आप चालू करके बोल सकते हैं हम आपको आपका मार्केट मुक्त कर दिया, आप खुशी खुशी से जाइए कहीं भी। ये ऐसा बोलना है कि आप ओलंपिक का रेस दौड़ सकते हैं, आज से आप आजाद हैं, अब चलिए दौड़िए ओलंपिक का रेस, आजाद है। किसने मना किया आपको ओलंपिक का रेस दौड़ने? लेकिन कोई ओलंपिक्स लेवल तक कोई स्पोर्ट्समैन जाना है या स्पोर्ट्सवुमन जाना है, तो उसके लिए कितना तैयारी करना पड़ता है, उसके लिए क्या ढांचा चाहिए, वो ढांचा है कि नहीं, और वो ढांचा पब्लिक इन्वेस्टमेंट से होगा। तो हम डिसेंट्रलाइज एमएसपी के बारे में जब बात करते हैं, तो उसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट चाहिए, और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। डिसेंट्रलाइज स्टोरेज मतलब है, इशू इज जो स्टोरेज है हम लिवरेज कर सकते हैं क्या? आई मीन स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का स्टोरेज है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का स्टोरेज है, एफसीआई का स्टोरेज है, वो इतना फैला हुआ नहीं है जितना अच्छा पंजाब में है। और वहां पे भी गेहूं और धान में भी हमें ऐसा बढ़िया स्टोरेज भी नहीं मिल रहा है, काफी जगह पे ओपन स्टोरेज हो रहा है। तो वो ढांचा बनानी है, और वो प्राइवेट सेक्टर अगर बनाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर जब स्टोरेज बनाती है तो उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 या 6 साल में या 10 साल के अंदर वो वापस लेना चाहती है। दैट इज द रिटर्न पीरियड दैट दे वुड सीक। जब सरकार बनाएगी तो उसको 25 साल में वो वापस ले सकती है या 50 साल में वापस ले सकती है, वो है। तो एमएसपी अब अगर डिसेंट्रलाइज होगा तो अपने आप ढांचा बन जाएगा, अपने आप ट्रांसपोर्ट बन जाएगा। और दूसरा ये भी बोल रहे हैं कि एमएसपी सिर्फ धान और गेहूं नहीं है। आई मीन अभी 23 कमोडिटीज में एमएसपी है, उसमें सब में इफेक्टिव नहीं है, तो इफेक्टिव होना चाहिए। हम अगर एमएसपी का ढांचा देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, अब मध्य प्रदेश में धान और गेहूं का चल रहा है ठीक ठाक, और शुगर मोटा मोटी महाराष्ट्र में चल रहा है कि अश्योर्ड प्राइस है, वो एमएसपी नहीं है, लेकिन फार्म अश्योर्ड प्राइस जो भी बोलते हैं वो चल रहा है। यही 3 ही कमोडिटीज है जहां पे पहले आप हम बोलने से किसान वो चीज बोने के लिए तैयार है, और शायद थोड़ा सा खुशहाली हो सकती है।